Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Ramad. चैप्टर 5 क्लास 9 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने गैस की स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ा, देन लिक्विड के बारे में पढ़ा और अब सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉलिड जो है स्टेट ऑफ मैटर है। उसके अलावा सॉलिड जो है उसका डेफिनेट शेप होता है, मतलब एक फिक्स शेप होता है। जैसे ये मार्कर का जो शेप है ये ऐसा ही है और ये सॉलिड कंडीशन में है। उसके अलावा इसका फिक्स वॉल्यूम भी होता है, मतलब जितना वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई करा हुआ है उतना ही वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई रखेगा। अगर गैस की बात करें या फिर लिक्विड की तो उनमें ऐसी क्वालिटीज़ नहीं थी। जैसे गैस की ना फिक्स शेप होती है ना फिक्स वॉल्यूम होता है, ऐसे लिक्विड जो है उसकी फिक्स शेप नहीं होती पर उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। जिस वेसल में लिक्विड को डाल दो उस वेसल का जो शेप होता है वो लिक्विड अपना लेता है। तो सॉलिड के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम वो स्टार्ट हो रहा है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड स्टेट में अगर कोई चीज़ मौजूद है, जैसे मैंने मार्कर की एग्जांपल दी, तो उसमें हम कह सकते हैं कि उसका फिक्स शेप होगा और वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली क्लोजर टू ईच अदर। अगर सॉलिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। अगर लिक्विड की बात करें तो वो थोड़ा दूर होते हैं, गैस की बात करें तो वो और ज़्यादा दूर होते हैं। इसी वजह से सॉलिड की एक क्वालिटी होती है रिजिडिटी, उसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्वालिटी क्या है? मॉलिक्यूल का क्लोज होना, जिसकी वजह से सॉलिड की डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? किसी चीज़ का मेल्ट हो जाना मतलब पिघल जाना, मतलब कि सॉलिड जो होता है बहुत फिक्स्ड होता है। अगर मैं इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूं तो ये मोबाइल नहीं होते, मतलब मोबिलिटी की एबिलिटी इसमें नहीं होती। मोबिलिटी क्या आती है? फ्री टू मूव, मतलब इसका अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ मौजूद है तो ऐसा नहीं है वो इजीली आगे जा सकता है। बट अगर हम क्या करें, इस पर टेम्परेचर अप्लाई करें, ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में टर्न हो जाए, तो लिक्विड कंडीशन में तो ये क्वालिटी होती है मोबिलिटी की, तो इसमें आ सकती है। और वो स्टेट क्या होगी? लिक्विड स्टेट कहलाएगी, क्योंकि सॉलिड को टेम्परेचर दिया, वो कन्वर्ट हो चुका है लिक्विड में। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई सॉलिड चीज लिक्विड में टर्न हो जाए, दैट्स इट। अब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे शुगर, चीनी को अगर मेल्ट करना है तो हमें कितना टेम्परेचर देना होगा? 185 डिग्री सेंटीग्रेड। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक को अगर हमें मेल्ट करना है तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा। और वाटर जो है वो पहले से लिक्विड कंडीशन में है, तो उसे मेल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो जो है अपनी लिक्विड कंडीशन में किस टेम्परेचर पर रहेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दैट्स इट। अच्छा, जैसे कि मैंने बात करी थी रिजिडिटी की। रिजिडिटी क्या होती है हमारी? क्लोजली पैक। सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे से, और यही क्वालिटी रिजिडिटी कहलाती है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड इतने अच्छे से पैक नहीं होते। गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स भी बहुत अच्छे से टाइटली पैक नहीं होते। इसी वजह से जो टाइटली पैक होना है वही क्वालिटी आगे बढ़ेगी किसमें? डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी सिंपली क्या होती है? हमारा मास ओवर वॉल्यूम, मतलब कि मास को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से। अगर कोई बॉडी है, उसका कोई मास है और वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो हम उसके रेशियो को क्या बोलते हैं? डेंसिटी कहते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर cm क्यूब। तो सिंपली सॉलिड की डेंसिटी, क्योंकि रिजिडिटी होती है इसके मॉलिक्यूल्स में, बहुत टाइटली पैक होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इसलिए इनका मास ज़्यादा और वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड से भी और गैस से भी। और अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? लिक्विड का मास जो है वो ज़्यादा है और जो वॉल्यूम है वो कम ऑक्यूपाई कर रहा है, और गैस जो है उसका मास कम होता है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा होता है इस वजह से। तो सिंपली सॉलिड का टॉपिक जो है यहाँ तक था। अब टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में बात करें। सॉलिड की टाइप्स को किस बेस पे जो है वो हमने सेपरेट कर रखा है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि एक जगह मॉलिक्यूल जो है वो तरतीब से है और एक जगह बिना तरतीब के हैं। अब जिंदगी में कामयाब कौन लोग होते हैं? जो तरतीब से रहते हैं या फिर जो बिना तरतीब के रहते हैं? तो ना तरतीब ना बिना तरतीब, यहाँ मैं ये कहूँगा जिसका किरदार अच्छा होता है। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं वापस। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स।
क्रिस्टलाइन एक फॉर्म है और एक एमोर्फस फॉर्म है। क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो भी सॉलिड होगा उसके डेफिनेट अरेंजमेंट होगी, मतलब उसकी जो एक अरेंजमेंट फिक्स होती है जिस तरह की, वैसे ही होगी, मतलब डेफिनेट शेप होगा और डेफिनेट अरेंजमेंट होगी उसके मॉलिक्यूल्स की। बॉन्डेड बाय प्लेन सरफेस कॉल्ड फेसेस। उसकी जो सरफेस है वो कह रहे हैं किस तरह की सरफेस है, उसे फेसेस कहा जा रहा है और वो बॉन्डेड हुई है बाय प्लेन की कंडीशन में, बाय मींस टू, और एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प। अब देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो है हमारा डेफिनेट अरेंजमेंट रखता है, इसकी अंडर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसको मेल्ट करने के लिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर बात करें तो हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड जो है हमारा वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और डायमंड की बात करें तो वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है। नेक्स्ट, एमोर्फस क्या होता है हमारा, एमोर्फस नॉट अरेंज्ड, इसके मॉलिक्यूल्स अरेंज नहीं होते, बेतरतीब होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट शार्प, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स ही नहीं होता। क्यों फिक्स नहीं होता, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता। मतलब मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स से। नेक्स्ट एग्जांपल में कौन आ जाते हैं, प्लास्टिक, रबर, जैसे ग्लास, तो ये सब मटेरियल आ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखी है, कैसी डायग्राम देखें, अगर इसे देखें हम बॉक्सेस की डायग्राम जो है हमारी, और इस बॉक्सेस को देखें तो इनमें आपको सिंपल नजर आ रहा होगा, यहाँ तरतीब अरेंजमेंट नजर आ रही है फिक्स, ठीक है, और यहाँ पर जो है बेतरतीब, मतलब इसकी अरेंजमेंट कोई फिक्स नजर नहीं है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स एमोर्फस के होते हैं और इस तरह के क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। और एक और एग्जांपल मैंने बना रखे हैं यहाँ पर, इसमें भी यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अरेंजमेंट फिक्स है और यहाँ पर अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी को समझना बहुत ही ईजी है। एलोट्रॉपी को सिंपल सिंगल लाइन में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स वही हैं, उनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाने की वजह से कोई और फॉर्म जनरेट हो गई। और इसे इंग्लिश में अगर हम कहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की एग्जिस्टेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म ही है लेकिन एक से ज़्यादा है फॉर्म्स, इज नोन एज एलोट्रॉपी, उसको एलोट्रॉपी कहा जाता है। अब जो एलिमेंट है उसकी दूसरी फॉर्म जो बन रही है वो किस वजह से बन रही है, एलिमेंट्स का बॉन्डिंग करने का तरीका डिफरेंट होने की वजह से। इसको समझते हैं हम, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, सल्फर है एंड सो ऑन, और भी हैं, ठीक है, फॉस्फोरस है, लाइक दैट। तो हम एलोट्रॉप ऑफ कार्बन को समझ रहे हैं। अब डायमंड जो है वो कैसे बनता है, आपको अच्छे से पता है कि जो लकड़ियाँ होती हैं अगर वो ज़मीन में रह जाए बहुत बरसों सालों तक, तो आपको पता है कोयले की कान जो होती है उससे क्या निकल के आता है, हीरा निकल के आता है, डायमंड, ठीक है। तो डायमंड में किसकी एग्जिस्टेंस होती है, कार्बन की एग्जिस्टेंस होती है। बट पॉइंट इज दैट कार्बन एटम आर बॉन्डेड टुगेदर, कार्बन एटम बॉन्डिंग करते हैं इन अ फोर कॉर्नर्ड लैटिस अरेंजमेंट। एक उन्होंने फोर कॉर्नर अरेंजमेंट बनाई है स्पेसिफिक, जिसके थ्रू जो है डायमंड वो बनता है। इस तरीके से मैंने यहाँ डायमंड बनाने की कोशिश करी है, डायग्राम दिखाने की, और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा अपना दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। आपकी जो ब्लू बॉल्स बनाए हैं मैंने, इनको कार्बन कंसिडर कर लें। अब यहाँ पर आपको चार कॉर्नर्स नज़र आ सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो यहाँ चार कॉर्नर नज़र आएंगे, और इन चार कॉर्नर ने आपस में बॉन्डिंग की हुई है। इन्होंने जो स्पेसिफिक टाइप की एक बॉन्डिंग की हुई है, इसी वजह से ये डायमंड की फॉर्म बना रहे हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है ये, और इसे हम लैटिस अरेंजमेंट में पढ़ रहे हैं। इन कार्बन्स में जो बॉन्डिंग की हुई है वो लैटिस अरेंजमेंट में की हुई है और एक स्पेसिफिक टाइप की हुई है, इसीलिए हम इसे डायमंड। तो आपको समझ आ गया होगा, हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में डायमंड को डिस्कस करा। डायमंड में फोर कॉर्नर्स बना लेते हैं कार्बन, इस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और उसे हम क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन कहते हैं और वो डायमंड होता है। बट अगर यही कार्बन किसी और तरीके से अरेंजमेंट करें अपनी, तो क्या बनता है, ग्रेफाइट बनता है। अब ग्रेफाइट कहाँ आपने देखा होगा, आपने पेंसिल इस्तेमाल करी है, पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की होती है, और उसके अलावा
जो मिरर्स की शॉप होती है, मिरर्स की शॉप में जो मिरर को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्लेट, उसमें बेसिकली ग्रेफाइट होता है। ओके, तो ग्रेफाइट क्या है हमारा, वेयर द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर, यहाँ भी कार्बन एटम्स ने ही बॉन्डिंग की है इन शीट्स की फॉर्म में ऑफ अ 6 साइडेड लैटिस, मतलब यहाँ पर 4 कॉर्नर था और यहाँ पर 6 साइडेड लैटिस स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने। तो यहाँ पर भी मैंने देखे पॉइंट आउट किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 इन्होंने 6 साइडेड लैटिस शीट टाइप की बनाएंगे, जैसे यहाँ है वैसे ही लास्ट में है। इस तरीके का स्ट्रक्चर इन लोगों का है। और अगर आप बुक में देखें तो कुछ ग्रेफाइट इस तरह का उन्होंने दिखाया होगा कि इस तरह का दिखता है, उसके अंदर स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, उसके अंदर कार्बन ने बॉन्डिंग किस तरीके से की हुई होती है, वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझाया है। अब इसके बाद हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे और पीवीसी के बारे में। प्लाज्मा स्टेट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है उसको, ठीक है। अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको गैस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। गैस के मॉलिक्यूल की क्वालिटी होती है कि गैस का मॉलिक्यूल अगर हमने जैसे परफ्यूम स्प्रे किया है तो गैस का मॉलिक्यूल यहाँ से कहीं दूर पहुँच जाए, और गैस की क्या क्वालिटी होती है कि वो जितना वॉल्यूम होता है सबको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो हमें एक बात समझ आए कि गैस का मॉलिक्यूल अगर मूव करना चाहता है तो वो मूव कर सकता है, यही एबिलिटी होती है। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो किस बॉडी में होती है, जो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, मोशन में है, तो इस तरह की बॉडी में हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं, जैसे कि वाटर है, उसको हम बॉईल करते हैं तो क्या करते हैं हम, एक सरफेस होती है हमारे पास कोई मौजूद, ठीक है, उस सरफेस पे हमने वाटर जैसे रखा हुआ है, ठीक है, और हमने इसे बॉईल करना शुरू करा। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसको एनर्जी मिलती है। जब वो एनर्जी इसमें स्टोर होती है तो ये क्या बनना चाहता है, ये गैस की तरह वेपर बनना चाहता है और एवोपोरेट होना चाहता है। तो अगर ये एवोपोरेट हो रहा होगा, ये वेपर बन रहा होगा, तो इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी जो इसे मोशन करवा रही है, वो काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ बात ये कही जा रही है प्लाज्मा के बारे में, जो बहुत ईजी है और आसानी से किसी को भी समझ में आ सकती है, वो ये कि गैस का मॉलिक्यूल आप माइंड में अज्यूम कर लें, ठीक है। जैसे ये आ गया हमारा गैस का मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल में ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी होती है, बट अगर मैं इसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी, कोई एनर्जी और स्टोर करवा दूँ तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। अगर ये गैस का मॉलिक्यूल नॉर्मली एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड का मतलब मोशन में होता है, मूव कर रहा होता है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर एनर्जी और ऐड करा दी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड नहीं हो जाएगा, सुपर एक्साइटेड। अगर आपने गोकू वाला कार्टून देखा था तो उसमें सुपर सेन नहीं बन जाते थे गोकू, मतलब और एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते थे। गैस के मॉलिक्यूल में जब एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो ये एक्साइटेड से सुपर एक्साइटेड लेवल पर चला जाएगा, और गैस के मॉलिक्यूल में जब एनर्जी ऐड हो जाए और वो सुपर एक्साइटेड लेवल पर चले जाए तो क्या होगा, वो आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होगा मतलब कि वो एनर्जी उसमें स्टोर हो गई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ रहा हो, ठीक है। और इस तरह की जो कंडीशन होती है इसी को हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। तो सिंपली इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं हम। अगर समझ में आ गई तो वेल एंड गुड। आगे आपको और थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ क्या, प्लाज्मा स्टेट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, और इंग्लिश साइंटिस्ट एक थे विलियम ब्रूक्स, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। किस तरीके से डिस्कवर किया इन्होंने सुपर एक्साइटेड फॉर्म ऑफ गैस मॉलिक्यूल या गैस एटम कहा इन्होंने। क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने एटम में गैस के एनर्जी स्टोर करवाई। अब जब एनर्जी स्टोर करवाई तो वो सुपर एक्साइटेड लेवल पर चला गया। अपने सुपर एक्साइटेड लेवल पर चले जाता है तो वो क्या होता है, वहाँ से हमें रोशनी नज़र आ रही होती है। और इसकी अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपके घर में ऐसी भी चीज़ मौजूद है जहाँ आप प्लाज्मा स्टेट को देख सकते हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं। एडिंग एनर्जी टू अ गैस, गैस में हमने एनर्जी ऐड कराई जिसकी वजह से गैस का एटम सुपर एक्साइटेड लेवल पर गया, और उसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। सिंपली जब एनर्जी स्टोर कराई गैस एटम को तो उसके इलेक्ट्रॉन ने अपने एटम को छोड़ दिया,
अपने एटम को अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो वो आयोनाइज हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। सिंपली हमें पता है ये वाली बात, ठीक है। और इसी स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। सिंपली आप इसका यूज समझिएगा। सिंपली आपके घर पे फ्लोरेसेंट बल्ब हो या फिर आपने कहीं देखा हो तो सिंपली वहाँ पर भी यही प्रोसेस होता है। सिंपल उसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। जब हम बटन ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है उसमें, जैसे ही किसमें, गैस के एटम में, तो वो क्या करता हुआ नजर आता है, हमें चमकता हुआ नजर आता है। और यही चीज आपने आसमान में भी देखी है। कब देखी है आपने? आसमान में गैस मौजूद है, जब थंडर स्टॉर्म होता है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो गैस के एटम में स्टोर होगी। जब स्टोर होगी तो वो सुपर एक्साइटेड लेवल पर चला जाएगा, और जब सुपर एक्साइटेड लेवल पर जाता है तो हमें चमकता हुआ नजर आता है आसमान भी। इसी वजह से जो बल्ब है हमारा, उसको भी इसी एप्लीकेशन के थ्रू बनाया गया है साइंटिस्ट ने। मैन मेड जो चीज़ है वो यही है हमारी, जिसकी एग्जाम्पल हम आसानी से समझ सकते हैं। और यही प्रोसेस जो प्लाज्मा स्टेट का प्रोसेस है, इसको हम डिस्प्ले ऑफ टेलीविजन तो आजकल बहुत कम लोग ही देखते हैं, और कंप्यूटर स्क्रीन जो हमारी चमकती है, किस वजह से चमकती है, उसमें भी यही प्रोसेस होता है। गैस के एटम को हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, वो सुपर एक्साइटेड लेवल पर जाता है, देन फिर हमें डिस्प्ले नज़र आ रहा होता है। और एक और बात बताऊँ न्यूक्लियर पावर की। न्यूक्लियर पावर के लिए जो मटेरियल्स, जो चीज़ें हम यूज़ करते थे, उसमें रेडियोएक्टिव वेस्ट बहुत ज़्यादा निकलता था। बट अगर हम प्लाज्मा स्टेट को साइंटिस्ट ने यूज़ करा तो उससे हमें लेस रेडियोएक्टिव वेस्ट मिला, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अब लास्ट टॉपिक पीईसी रह गया, उसको पढ़ना है। अगर ये समझ आ गया तो वो आसानी समझ में आ जाएगा। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही रह जाएंगे। तो इसको समझ लिया अगर, तो आपको पूरे चैप्टर का रिव्यू मिल जाएगा, और ये आपको तभी समझ आएगा अगर आपको प्लाज्मा समझ आ गया होगा। तो सिंपली मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं, हम सॉलिड को अगर टेम्परेचर देते हैं तो वो लिक्विड में टर्न हो जाता है। ऐसे ही पढ़ा है हमने। लिक्विड को अगर टेम्परेचर देते हैं तो वो गैस में टर्न हो जाता है। और अगर गैस के एटम को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो गैस किस में टर्न हो जाता है, गैस का मॉलिक्यूल प्लाज्मा में टर्न हो जाता है। ये बात हमने पढ़ ली, ऐसे ही है। तो पीईसी को समझना भी बहुत इजी है। सबसे पहले तो पीईसी वर्ड है क्या, इसको समझ लेते हैं। ये नाम है, किसका नाम है? बॉस, एक साइंटिस्ट का लास्ट नेम। आइंस्टाइन, ये भी एक साइंटिस्ट का लास्ट नेम। कंडेंसेशन का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं, देन फिर नाम पर वापस आएंगे। तो कंडेंसेशन का मतलब ये है कि सपोज कर लें कि हमने क्या करा, एक वेसल है जिसमें लिक्विड है, ठीक है। अब इस लिक्विड को हमने एनर्जी दी, एक मॉलिक्यूल में एनर्जी स्टोर हुई, सब में ही होगी, मैं एक का बता रहा हूँ, स्टोर हुई, और वो किसमें टर्न हो गया, वो वेपर में टर्न हो गया, तो उसको मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ। ये हो गया वेपर में टर्न, वेपर बन गया। ये वेपर क्यों बना है? क्योंकि हमने इसे टेम्परेचर दिया, हमने इसमें एनर्जी स्टोर करी। अगर जो एनर्जी स्टोर हुई थी उसी एनर्जी को हम इसमें से रिमूव कर दें, मतलब उसी एनर्जी को हमने इसमें से रिमूव कर दिया, निकाल दिया, तो ये कहाँ जाएगा? देखो सिंपल सी बात है, लिक्विड का मॉलिक्यूल गैस बना क्योंकि उसमें एनर्जी आ गई थी। अब उसमें से अगर एनर्जी निकाल दी तो वो वापस क्या बन जाएगा? वापस लिक्विड बन जाएगा। ये बात समझ आ गई? तो सिंपल सी बात है बिल्कुल, ये वापस क्या होगा, वापस आके अपने वेसल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वापस लिक्विड बन चुका है, इसकी जो एनर्जी थी वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो सिंपल सी यहाँ पर बात, आपको कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी, जिसकी वजह से वो गैस बना था, उसे रिमूव कर दें और वो वापस अपनी लिक्विड कंडीशन में आ जाए, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेट क्या है हमारा, ये आपको समझ में आ गया। तो दो साइंटिस्ट थे, 1920 में उन्होंने इसके बारे में, पीईसी के बारे में पता लगा लिया, और स्टैंड्रा बॉस उनका नाम था, और एक थे हमारे वन ऑफ द फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। 1920 में ये यहाँ तक पहुँच गए थे, ये सब बात समझ चुके थे। बट कभी कभी क्या होता है कि हम चीज़ें समझ तो जाते हैं, बट हमारे पास वो इक्विपमेंट्स, वो फैसिलिटीज़ नहीं होती जिसकी बेस पे हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो इनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि इनको ये सब बातें समझ में आ गई थी जो हम बाद में भी पढ़ रहे हैं,
लेकिन ये उस वक्त इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, मतलब इस बात की वो थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में नहीं ला पाए क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। फिर वक्त गुजरा 1920 के बाद 1995 में 1995 में 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरिक कॉर्नल, कार्ल वेमर, ये 2 नाम थे। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने इन्हीं की जो थ्योरी थी उसको एक्सपेरिमेंटल वे में करा क्योंकि इनके पास इतने ईयर्स बाद इक्विपमेंट्स मौजूद थी। लेकिन देखें, इंसान अगर किसी से कोई चीज़ सीखता है, कोई चीज़ समझता है तो उसका नाम कभी नहीं भूलता। तो एक्सपेरिमेंट करके बात तो पता इन्होंने लगाई किसी की, लेकिन उस स्टेट का नाम क्या रखा इन्होंने उन 2 साइंटिस्ट पे जिन्होंने इस बात की शुरुआत की थी, जिन्होंने स्टार्ट किया था। तो इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि प्लाज्मा को कहते हैं हम सुपर एक्साइटेड स्टेट। सुपर एक्साइटेड स्टेट कह रहे हैं ना क्योंकि गैस एक्साइटेड होता है और हमने क्या करा, गैस को भी और एनर्जी दी और सुपर एक्साइटेड बना दिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर प्लाज्मा सुपर एक्साइटेड है तो ऐसी भी कोई स्टेट होगी जो इसके अपोजिट होगी। ठीक है, तो द एटम्स इन पीईसी आर टोटली अपोजिट, मतलब इसका बिल्कुल उल्टा होगा। आप समझिएगा इस बात को क्या कह रहे हैं, बिल्कुल उल्टे का मतलब कि अगर गैस का मॉलिक्यूल है, गैस का मॉलिक्यूल जो है हमारा वो प्लाज्मा क्यों बना था, क्योंकि उसमें एनर्जी आ रही थी, इस वजह से गैस का मॉलिक्यूल जो हमारा वो प्लाज्मा बन गया था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा टेम्परेचर देंगे जो एब्सोल्यूट जीरो होगा। इन्होंने कहा कि गैस का मॉलिक्यूल है, अगर इसे किसी ने एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद ये कन्वर्ट हो गया किसमें, प्लाज्मा में। सपोज कर लेते क्यों हुआ, क्योंकि ये एनर्जी से मिली थी। ठीक है, कोई टेम्परेचर कोई एनर्जी से मिली थी। इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल कोई भी हमारे पास लाइक सॉलिड में अगर कोई चीज़ है तो हम उसको रूम टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे, हम उसे रखेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है बिल्कुल ज़ीरो। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, आप कह रहे हो सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो ज़ीरो होता है, नहीं, ये ज़ीरो नहीं होता। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होगा हमारा, अगर इसे मैं आपसे पूछूंगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है, केल्विन लिहाज से टेम्परेचर कितना होगा, केल्विन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, हम इसमें प्लस कर देते हैं 273 केल्विन को। तो अगर टेम्परेचर हम देखें तो टेम्परेचर हो रहा है अभी 273 केल्विन, जबकि अगर 0 होगा तो मतलब रूम का टेम्परेचर 0 है लेकिन वो कितना है, 0 तो है लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन है। तो इनका कहना था कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे रखो। तो सिंपली एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या हो सकता है, माइनस टेम्परेचर हो हमारा माइनस 273 केल्विन। तो फिर जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिसको हमने क्या करा है माइनस 273 केल्विन टेम्परेचर दिया है, तो क्या होगा, वो क्लम्प की सूरत में आ जाएगा। क्लम्प मतलब बंच, मतलब कि गैस का मॉलिक्यूल सुपर एक्साइटेड करता है क्योंकि उसमें एनर्जी थी, अगर बिल्कुल एनर्जी निकाल देंगे, बिल्कुल एब्सोल्यूट ज़ीरो पे ले आएंगे उसको। ठीक है, तो क्या होगा, वो बीईसी की फॉर्म में आ जाएगा, बॉर्न्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म में। और यही हमारा बीईसी था कि किसी सॉलिड चीज़ को आपने क्या करा, बिल्कुल लास्ट टेम्परेचर पे ले गए। सॉलिड नॉर्मली हमारा रूम टेम्परेचर के लिहाज से जैसे रखा हुआ है, आपने क्या करा, एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब माइनस 273 केल्विन उसे दे दिया। तो क्या होगा, उसके एटम जो है क्लम्प्स हो जाएंगे, क्लम्प्स मतलब बंच की सूरत में है आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी वाली बात थी हमारी बीईसी, तो आई होप आपको समझ आई होगी और यहाँ पर चैप्टर हमारा खत्म होता है।